हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति हाथ में फोन लेकर बैठा है, मानो वह किसी को फोन मिलाना चाहता हो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही हो। उसके बाद वो जैसे तैसे हिम्मत बटोरता है और एक नंबर उस फोन पर डायल कर देता है। अब डायल तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही रिंग जाती है तो उसके बाद अचानक से उस फोन को काट देता है। उसके बाद फिर से हिम्मत बांधता है और हिम्मत बांधने के बाद दोबारा से उस नंबर पर फोन मिलाता है और जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया जाता है तो यहाँ पर यह व्यक्ति फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसके बाद वह रोते हुए एक सांस में अपनी पूरी व्यथा बता देता है। कहता है कि भैया मेरी जो पत्नी है, आपकी बहू, वो पिछले 1 महीने से बीमार है, कुछ भी नहीं बचा है पास में और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब नहीं संभाल पाऊंगा। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया जाता है। अब यह व्यक्ति सोचने लगता है अपने किए गए उन कामों के बारे में कि उसने अपने बड़े भाई के साथ कितना बुरा किया है और इसी वजह से शायद भाई ने फोन काट दिया है और इसी वजह से थका हारा वह अंदर तो चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता उसके बारे में ना तो कभी उसने कल्पना की थी, ना ही उसकी पत्नी मंजू ने कभी कल्पना की थी। क्या हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है संदीप, जो कि शादी के योग्य है और उसके लिए एक लड़की ढूंढ दी जाती है परिवार वालों की मदद से और उसकी शादी तय करा दी जाती है। यहाँ पर इस लड़के के परिवार में इसके पिता तो बचपन में ही इन्हें छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम महेंद्र होता है, उसने ही घर की बागडोर को अपने कंधों पर उठा रखा है और ना ही उसने पढ़ाई लिखाई की है, जबकि छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई करवाई है शहर में जाकर और उसका पूरा खर्च उठाया है। तो बड़ा भाई खेती किसानी किया करता है घर की पुश्तैनी जमीन पर और उसी से अपना और अपने बच्चों का पेट भरा करता है। यहाँ पर बड़े भाई की शादी पहले हो गई थी, तो अब छोटे भाई की शादी तय हो जाती है। छोटा भाई जो कि एक कंपनी में अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता है और वो घर में पैसे दिया करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर जो छोटा भाई होता है, जब उसकी शादी तय एक मंजू नाम की लड़की से कर दी जाती है, तो उसके बाद आज का मॉडर्न जमाना है, तो इसी वजह से वो नंबर वगैरह भी मीडिएटर के थ्रू मांग लेता है। उसके बाद दोनों होने वाले पति पत्नी में बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, आखिर जीवन साथ बिताना है और शादी से पहले अगर बात हो गई और दोनों को एक दूसरे को प्यार हो गया तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये बातचीत होने लगती है और जब इस बात के बारे में बड़े भाई महेंद्र को पता चलता है तो उसने दुनिया देखी थी। वो कहने लगता है कि बेटा देख, तू हमारे बेटे समान है, यानी कि छोटा भाई है तो बेटे समान ही हुआ, क्योंकि बीच में 2 बहनें और थी जिनकी शादी भी महेंद्र नहीं करवाई थी। तो वो कहने लगता है कि हाँ बताओ भैया क्या बात कहनी है। तो वो कहने लगता है देख, इस तरह से बातचीत शादी से पहले ठीक नहीं है, शादी के बाद तुम्हारे पास ही आएगी जब बात कर लेना। लेकिन छोटा भाई इन बातों को सुन तो लेता है, लेकिन एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ छोटे भाई की शादी मंजू से हो जाती है और शादी होने के बाद मंजू दुल्हन बनकर इस घर के अंदर आती है। अब उसका पति बाहर कमाया करता था, जिन पैसों को जो बड़ा भाई होता है वह जिम्मेदारी में यानी कि किसानी में लगा दिया करता और बाद में जो फसल आया करती उससे घर की तरक्की की ओर वो लोग देखा करते। बड़े हिसाब किताब से जो बड़ा भाई है वो घर को संभाल रहा था काफ़ी दिनों से और फिलहाल भी वो ऐसे ही करता है। लेकिन जैसे ही मंजू घर के अंदर आती है तो उसे लगने लगता है कि भाई मेरा पति कमाया करता है बाहर से और ये तो उन पैसों को खेती किसानी में लगा दिया करते हैं, अब हमें इन पैसों का क्या सुख रहेगा। ऐसा सोचकर वह अपने पति को भड़काने लगती है। अब चूंकि छोटा जो लड़का था संदीप, वह अपनी पत्नी से शादी से पहले बात करने लगा था, तो पत्नी भांप चुकी थी कि क्या इसकी कमजोरी है और क्या चीज है। शादी के लगभग 3 महीने बाद ही पत्नी अपने पति को इस तरह से भटका देती है कि जिसके बाद वह अपने भाई को पैसे देने से मना करने लगता है। बड़ा भाई जो होता है वो कहता है कि फिर कैसे होगा, तो वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपने पैसे नहीं दूंगा, मैंने ये पढ़ाई लिखाई अपने लिए की है, आपके लिए थोड़ी ना की है, खेती किसानी करो उसी के पैसे से और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है छोटे तू क्या कह रहा है। इधर उसकी माँ भी कहने लगती है बेटा ये तू पागल तो नहीं हो गया, तुम्हें पता है ना शादी के लिए कर्ज लिया गया है और उस कर्ज को भी पटाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि कर्ज को पटाना है तो पटा लेंगे, मैं अपनी खेती बाड़ी की जो मेरे हिस्से की जमीन है वो भी तो भाई को दे रहा हूँ,
वो खेती बाड़ी कर लेंगे, उस पर उससे ही कर्ज पटा लेंगे, लेकिन इस पैसे को तो हमारे पास रहने दे। यह बात सुनकर माँ को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसे पता है कि बड़े बेटे ने क्या क्या किया है। वो तो बड़े बेटे की ओर होती है और अपने छोटे बेटे से ये कहती है कि बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रही। लेकिन छोटा बेटा अपनी पत्नी के बहकावे में आकर ये सब कुछ कह रहा था और कहने लगता है कि जब हम आपको ठीक ही नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग शहर में रह लेते हैं और जब तक हमारी जमीन का पैसा ना पटे तब तक तो तुम इसे खेती बाड़ी कर लेना, यानी जो कर्ज का पैसा है, और जब पट जाए तो उसके बाद इस जमीन को हमें बता देना, हम इस पर खेती बाड़ी कर लेंगे। ऐसा कहकर जो छोटा भाई होता है वो शहर जाने के लिए कहने लगता है। बड़ा भाई उसे रोकता है, कहता है कि छोटे रहने दे, कोई बात नहीं, अगर तुमसे पैसा नहीं लूंगा, तुम आराम से घर के अंदर रहो। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। मंजू पहले ही तय कर चुकी थी कि जितने पैसे उसका पति कमाया करता है उन पैसों से ऐसो आराम से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन फिर भी कैसे तैसे जो बड़ा भाई होता है वह उन्हें कैसे न कैसे करके रोक लेता है। अब उसके बाद जो छोटे भाई के दोस्त होते हैं वह उन्हें घर पर लाने लगता है, घर पर पार्टियां करने लगते हैं। और बड़े भाई की एक बेटी थी जो कि 13 साल की हो चुकी थी। तो जब वह दोस्तों को घर पर लाकर शराब वगैरह पिलाता है तो ये बात अच्छी नहीं लगती उसे, और उसके बाद वह अपने छोटे भाई को समझाता, कहता है कि छोटे देख, ये बात ठीक नहीं है, घर पर तेरी भतीजी है और क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से, वो शराब वगैरह पिया करते हैं और एक ही आंगन है। तो उसके बाद वो कह देता कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जा रहे हैं ना, अपने दोस्तों को वहीं पर बुला लिया करेंगे, और दोस्त जरूरी है। आपका क्या है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, भाई हो मेरे, लेकिन दोस्त ऐसा जगह पर साथ दिया करते हैं जहां पर भाई और परिवार वाला कोई भी साथ नहीं दिया करता है। वह उसे खूब समझाता है, लेकिन छोटा भाई नहीं मानता है और अपने बड़े भाई को धमका देता है। जब वह उसे धमकाता है तो यहाँ पर माँ भी ये सब कुछ देख लेती है और उसके बाद माँ अपने बड़े बेटे से कहती है, बेटा ये अब हमारे साथ नहीं रहेगा, बात कुछ और ही है और इसीलिए दोस्तों को लाया करता है। तो ऐसा कर, इसे जाने दे, कल इसका नशा कम होगा शराब का तो उसके बाद इसे भेज देना यहाँ से, कह देना कि भाई चला जा जहाँ तुझे जाना है और वहाँ पर रह ले, जब तक तेरी ज़मीन के जो कर्ज के पैसे हैं वो नहीं पड़ते हैं तब तक ज़मीन हमारे पास रहेगी और उसके बाद ज़मीन को भी तुम्हें ही दे देंगे। ऐसा कहकर जो बड़ा भाई होता है वह अपने छोटे भाई को वहाँ से भेज देता है। छोटा भाई भी जाने के लिए तैयार ही बैठा था। पत्नी बड़ी खुश होकर सामान पैक करती है, लेकिन जो बड़े भाई के बच्चे होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारा चाचू आज हमसे दूर जा रहा है। वो कहते भी है कि चाचू मत जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखता है और वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर, शायद पहले से उसने किराए का घर देख रखा था, वहाँ पर रहने लगता है। अब जो दोनों पति पत्नी किराए के घर में रहते हैं तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। सोचते हैं कि भाई जिंदगी की सारी आज़ादियाँ हमको मिल गई हैं, ना तो पत्नी को खाना बनाना पड़ता और ना ही कोई घर का ज़्यादा काम होता, यानी कि वहाँ पर तो बड़ा परिवार था, अगर खाना भी बनाना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा खाना हो जाता था। यहाँ पर अगर बनाना भी पड़े तो 2 लोगों का खाना है, कैसे भी बना लेते हैं। ये बात लड़की के मायके वालों को पता चलती है, लेकिन जहाँ पर जो मंजू होती है वो साफ मना कर देती है, कहती है कि आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को जीने दो, अब तक आपका फ़र्ज़ था, अब मैं अपने पति की जिम्मेवारी हूँ और मेरे पति मुझे खुश रख रहे हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है। माता पिता समझाते हैं कि तुमने गलत किया है परिवार से अलग होकर, लेकिन वो कह देती है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, आपको भी हमसे अलग होना है तो हमसे कुछ ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है। मंजू जब ऐसा कह देती है तो उसके घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है बेटी, आज के बाद ना तो हमारे पास फ़ोन करना और ना ही ये समझना कि कोई तेरे माता पिता भी हैं, क्योंकि तुमने जो बात कर दी है ना वो बहुत ही गलत है। यहाँ पर ये सब कुछ बड़े भाई ने किया था कि भाई कैसे भी करके उसको समझाओ, अपनी बेटी को वो वापस से परिवार में आ जाए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पर अब ये लोग पूरी तरह से अपने सगे संबंधियों से अलग हो गए थे और दोस्तों के साथ इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। धीरे धीरे 1 साल होता और 1 साल के अंदर कई बार ये घर में पार्टियां करते हैं, सारा पैसा तुरंत के तुरंत उड़ा दिया करते हैं और बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत पैसा सेव किया था तो उन पैसों से अपने जीवन को जी रहे थे और उसी दौरान अचानक से एक दिन क्या होता है कि जो मंजू होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो उसके बाद स्टार्टिंग में जो उसके दोस्त थे जिनके ऊपर वो पैसे लौटाया करता था, उन्हें पैसे दिया करता था उनका काम चलाने के लिए, वो आते हैं, फल वगैरह लेकर आते हैं, उसका हालचाल जानते हैं और थोड़े बहुत पैसों की मदद भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बीमारी लगभग 15 दिन से ऊपर बीतने लगती है तो उसके बाद दोस्त भी आना बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि वह उसका फ़ोन तक भी उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ना तो वह ड्यूटी जा पा रहा है, ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई बैकअप प्लान है। तो इसीलिए जो दोस्त होते हैं जो थोड़ी बहुत मदद करनी थी उस मदद को करके उसका फ़ोन तक भी नहीं उठाते हैं। यहाँ पर जब वह अपनी पत्नी का ख्याल रखता है तो दिन रात एक करके मेहनत करता है और यहाँ पर दिन रात जगह जगह रहने से उसकी आंखें भी पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। नींद की कमी, थकान और ऊपर से भूख, क्योंकि पैसे भी धीरे
धीरे धीरे खत्म हो गए हैं, थोड़े बहुत पैसे ही बचे हैं। अब तक यहाँ पर वह 15 दिन तक तो जैसे तैसे सर्वाइव कर लेता है, यानी कि 1 महीना उसको हो गया था वहाँ पर सर्वाइव करते हुए, और 1 महीने बाद पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि अब क्या करें, तो पत्नी कहती है कि मुझे क्या पता, मैं तो बीमार हूं ना, मैं क्या कर सकती हूं, तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा, तो मेरे पति और तुम्हारा ये फर्ज बनता है। इस बात को कहकर जो पत्नी होती है अपने पति से कहती है कि कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जो पति होता है बाहर जाता है, और बाहर जाकर एक छोटी सी बाउंड्री बनी हुई थी उस पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। सोचता सोचता कई बार वो परेशान होता है, और परेशानी के चलते वह एक बार अपना फ़ोन निकालकर अपने बड़े भाई को फ़ोन करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर से उसका मन कहता है कि यार तूने बहुत गलत किया है बड़े भाई के साथ और परिवार के साथ, तू भला किस मुंह से उनसे बात करेगा। ऐसा सोचकर वो फिर से रह जाता है। फिर एक बार कहता है कि कोई बात नहीं, फ़ोन कर ही देता हूँ, क्योंकि अब बात मुझसे संभलने वाली नहीं है, मैं भी बीमार हो जाऊँगा इस चक्कर में, और इसी वजह से वो फ़ोन भी मिला देता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन मिलाता है उसके अगले ही पल अचानक से उस फ़ोन को काट देता है, और फिर से सोचने लगता है उन बातों को कि यार मैंने तो बहुत गलत किया है। फिर से दोबारा से वो हिम्मत करता है जैसे तैसे करके, क्योंकि फिलहाल पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए वह अपने बड़े भाई के पास फ़ोन मिला देता है। और जैसे ही बड़े भाई परे से हेलो बोलते हैं वो दूसरी तरफ से, तो उसके बाद छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगता है। और जब महेंद्र अपने छोटे भाई की आवाज़ रोते हुए सुनता है तो पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई, और क्यों फ़ोन किया तुमने मेरे पास। तो इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो एक सांस में पूरी व्यथा बता देता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरी मदद करो, मैं अब सहन नहीं कर सकता। आपकी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई ऐसा सहारा जिसके सहारे से मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। अब आप ही एक आखिरी आस हो, आप ही कुछ ना कुछ करो, मैं अब नहीं संभाल सकता। ऐसा कहते हुए रोने लगता है, लेकिन बड़ा भाई उधर से फ़ोन काट देता है। जैसे ही बड़ा भाई फ़ोन काटता है तो यहाँ पर छोटा भाई बिल्कुल भी इस बात के लिए बड़े भाई को दोष नहीं देता, क्योंकि उसने किया ही ऐसा था कि कोई भी बड़ा भाई ऐसे ही फ़ोन काट देगा कि मुसीबत के समय में तो हमें याद कर रहा है और वैसे समय में दोस्तों को आगे रखा था। इस बात को सोचकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी के पास बैठकर रोने लगता है। और पत्नी जब ये देखती है तो वो उससे तो प्यार बहुत गहरा करती थी और इसीलिए वह भी रोने लगती है। कहती है कि अब क्या होगा, कैसे हम लोग अपने जीवन को जी पाएंगे, अब क्या करना चाहिए हमें। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं अंदाजा कि क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, जब तक ये पैसे जब तक यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद डॉक्टर से बोल देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो लोग ये बातें करके रो ही रहे थे और उतनी ही देर में यहाँ पर जो उसके बड़े भाई की पत्नी होती है वो एकदम से उस कमरे के अंदर घुसती है जिस कमरे में मंजू एडमिट थी। और वहाँ पर अपनी भाभी को देखकर छोटा देवर एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाभी आप। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ तेरे भैया भी आए हैं, चलो बाहर उनसे बात कर लो। इसके बाद जो छोटा भाई होता अपनी आंखों में आंसू लेकर बाहर चला जाता है। इधर जो उसकी देवरानी होती है, यानी कि बड़े भाई की पत्नी की देवरानी, यानी छोटे भाई की जो पत्नी होती है, वह अपनी जेठानी के सामने हाथ जोड़ती है और रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन तभी जेठानी जो होती है वो कहती है कि इन सब का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर और रो मत, मैं आ गई हूं ना, तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उसका हौसला बढ़ाती है। इधर जब छोटा भाई बाहर जाता है और अपने बड़े भाई से मिलता है तो वहां पर गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता और कहता है कि भैया आप आ गए, मुझे नहीं लगता था कि आप आ पाओगे, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, माफ़ कर देना मुझे। लेकिन बड़ा भाई भी वही कहता है कि छोटे ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है, ये बता कितने पैसे भरने होंगे इस हॉस्पिटल में। तो वो कहता है कि अब तक का तो मैंने कर दिया है, लेकिन आगे आप संभाल लेना, मैं बहुत ही परेशान हूँ, कई दिनों से तो ठीक से सोया भी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं और तेरी भाभी आ गए हैं ना, और ये बच्चे भी आ गए हैं, तू ऐसा कर बच्चों को लेकर घर पर चला जा और तू आराम से सो जा, बिटिया जो है वो तुम्हारे लिए खाना पीना बना देगी और घर पर खाना पीना खाना, पैसे नहीं हो तो पैसे ले जा। लेकिन वो कहता है कि हाँ इतने पैसे तो हैं राशन ले जाने के लिए और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह अपने छोटे भाई को घर पर भेज देता है और आज जो छोटा भाई होता है वो चैन की नींद सोता है। और जब चैन की नींद वो सोता है तो उसके बाद यहाँ पर वह पहली बार एहसास करता है कि बड़े भाई का जो साया होता है वो किसी पिता से कम नहीं होता है। इधर जो बड़े भाई की पत्नी होती है वह उसकी देखरेख करती है मंजू की, और साथ में डॉक्टर साहब के आसपास वो घूमते हैं, पूछते कि क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब कुछ अच्छी तरह से बता नहीं रहे थे। तो इसी वजह से जो बड़ा भाई होता है उसे वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करता है अपने जानकार के में। और जो जानकार डॉक्टर होता है वह एक पल में ही उस बीमारी को पकड़ कर उसे 10 से
8 से 10 दिन में ही पूरी तरह से ठीक कर देता है। अब जैसे वो ठीक हो जाती है तो यहाँ पर उससे वो कहती है कि देख अब ठीक हो गई है और चल अब अपने घर चल। अब तक यहाँ पर जो छोटा भाई था वह घर से उनके लिए खाना वगैरह लेकर आया करता था और खाना वगैरह खिला कर, यानी कि जो लड़की थी उनकी 13-14 साल की, वह खाना बना दिया करती और उस खाने को छोटा भाई लेकर हॉस्पिटल पर आ जाया करता और तीनों के तीनों वहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाया करते। घर का भाग दौड़ का जो काम था वो खुद देख लिया करता और बड़ा भाई और बड़ी भाभी जो थी वो दोनों के दोनों उसकी पत्नी का ख्याल रख रहे थे। और जब वो ठीक हो जाती है तो उसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी जो बड़ा भाई होता है वह अपने बच्चों को कहता है कि बच्चों सामान पैक कर लो, हम लोगों को चलना है, और अपनी पत्नी से भी कहता है कि चलते हैं अब। तो यहाँ पर वो भी इशारा करती है ठीक है चल देते हैं, लेकिन जैसे वो जाने लगते हैं तो फिर से यहाँ पर छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों के पैर पकड़ लेते हैं और कहते कि नहीं, आप नहीं जाओगे कहीं भी, आप यहीं पर रहो ना कुछ दिन और, क्योंकि हमने जो गलती की है उस गलती का पश्चाताप तो अभी रह ही गया है। इस बात को सुनकर बड़ा भाई कहता है कि कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, छोटों से गलतियां हो जाया करती हैं और उस गलतियों को कोई पश्चाताप नहीं हुआ करता, आराम से रहो, हमें गांव जाना है, गांव में भी बहुत कुछ देखना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वो कहता है तो ऐसा तो कर सकते हो, बच्चों को यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ शहर है और मैं जब शहर में रहा करता हूँ तो इनको अच्छी सी एजुकेशन तो मैं दिला ही सकता हूँ, आप गाँव का देख लो, मैं शहर का देख लेता हूँ। इस बात को सुनकर बड़े भाई की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब छोटा भाई पूरी तरह से सुधर चुका था। वो कहता है कि नहीं यार रहने दे छोटे, तेरे घर पे तेरे दोस्त आया करते हैं ना। तो वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त तो मेरा बड़ा भाई है और इसी के साथ मैं अपने जीवन की सारी दोस्तियां करना चाहता हूं, क्योंकि वो दोस्त तो 15 दिन के अंदर ही रफू चक्कर हो गए, उन्होंने मदद देना भी बंद कर दिया और मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। तो आज के बाद मेरे घर के अंदर ना तो कोई दोस्त आएगा और ना ही कोई ऐसी चीज़ आड़े आएगी जिससे हम दोनों भाइयों के बीच में कोई भी दिक्कत हो सके। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई है वो कहता है कि ठीक है तो ऐसी बात है तो रख ले बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन बड़ा भाई अब इस बार जब फसल होती है तो उसी टाइम पर शहर के अंदर एक प्लॉट लेता है, जिस प्लॉट में वो अपने छोटे भाई के लिए घर बनाना चाहता है और कहता है कि छोटे अगर तू यहाँ पर रहना चाहता है ना तो यहीं पर रह, यहाँ पर घर बना लेते हैं। लेकिन वो मना करता है, कहता है कि नहीं भैया मैं भी गाँव में ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तू शहर में रह, अगर दूर रहेंगे तो प्यार बना रहेगा और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तू बच्चों को पाल लेना ना, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के समय में जो संदीप है वो अपनी पत्नी मंजू के साथ उन बच्चों को पाल रहा है, यहाँ तक कि जो मंजू के घर वाले हैं उनसे भी जो कुछ भी गिला शिकवे थे वो खत्म हो गए हैं। जब वो परिवार एक हो गया तो गिला शिकवे भी दूर हो गए और वो लोग भी आने जाने लगे हैं। तो मंजू भी अच्छी तरह से उन बच्चों को अपने बच्चों की तरफ पाला करती है और सभी लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।